सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप तुमने आज शाम की डिटेल एक्सपेक्टेड एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने पूरा आज का शिफ्ट का बताया था कि कौन सा सब्जेक्ट में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है, कैसे टॉपिक्स पे आ रहा है, ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस करी थी। उसमें सबसे मेजर अपन ने डिस्कस करा था मैथ्स में जो पैटर्न चेंज आ रहा है। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लेना, वो तुम्हारी आने वाली शिफ्ट में बहुत हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जीके स्पेशल सीरीज़ की क्लास नंबर 4। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, स्पेशल क्या है आज? स्पेशल ये है, ये थोड़ा पॉलिटी स्पेसिफिक होगा। ठीक है, पॉलिटी स्पेसिफिक होगा, POLITY। ठीक है, ये तुम्हारा पॉलिटी स्पेसिफिक होगा। दूसरा चीज़, यहाँ मैं तुमको टॉपिक्स लूँगा। अब सारे टॉपिक्स अगर मैं लेने चलूँ तो ये 1-1.5 घंटे की क्लास हो जाती है। इतना अपने पास रिवीजन का टाइम नहीं है, ठीक है, खास कर। तो इसके लिए मैं तुमको यहाँ जो टॉपिक्स ले रहा हूँ ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और बाकी मैं तुमको वीडियो के एंड में और जो बचे हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड तुम्हारे टॉपिक्स हैं वो बता दूंगा, तो वो तुम इजीली रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और ये हेल्पफुल है। कमेंट सेक्शन में मिले थे मेरे को कई सारे कि 131 रिपीट हुआ है, 268 रिपीट हुआ है, जो अपन ने पहले वाली क्लासेस में ले रखा है। फोक डांस भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कब आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 1992। किसके ठीक है, इसके अंदर प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत से। ठीक है, क्या है? पंचायत के रिगार्डिंग। अगर मैं तुमसे पूछूं पंचायत के तुम्हारे फंक्शनल मैटर्स कितने होते हैं, तो वो होते हैं तुम्हारे 29। और म्यूनसिपैलिटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था? वो तुम्हारा आया था 74। सेम ईयर आया था 1992 में। ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना। कितने फंक्शनल मैटर हैं तुम्हारे? 18 फंक्शनल मैटर हैं, तो इसको ध्यान में रख लेना। क्या क्या है इसमें ध्यान में रख लो, मेजर चीज़ें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, 3 टायर होता है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज लेवल। ठीक है, मिनिमम एज 21 साल होती है। रिजर्वेशन है किसके लिए? SC और ST वुमेंस के लिए। क्लियर है गाइस? 5 ईयर्स का टेन्योर होता है पंचायत राज का। ठीक है, ध्यान में रखना। और दूसरी चीज़, ये 3 टायर होता है, बट अगर तुम्हारी किसी भी स्टेट में पॉपुलेशन 2 लाख से कम है तो जो इंटरमीडिएट लेवल होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल होता है, वो हट जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं तुम्हारा 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 2018 में आया था। इसके बेसिस पे NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको बनाया था तुम्हारा। इसको क्या मिला था? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था। अब इंपॉर्टेंट ये है कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 338B। किस में है? 338B में दे रखा है, तो इसको ध्यान में रख लेना। अब इसके बेसिस पे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था ताकि ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वर्क कर सकें। आर्टिकल 342A, ये क्या कर, ठीक है, एम्पावर द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन स्टेट एंड यूटीज़। जो डिफरेंट तुम्हारी स्टेट एंड यूटीज़ है वहाँ पे एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट को एम्पावर करा था 342A ने। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये तुम्हारा एक्ट आया था 2011 में। ठीक है, इसका एम क्या है? ठीक है, ओवरकम द प्रॉब्लम फेस बाय द सोसाइटी टू ब्रिंग एफिशिएंट वे टू मैनेज देम। ठीक है, मेजर क्या है कि रूरल इंडिया की जो प्रोग्रेस है उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, जो रूरल इंडिया है, ठीक है, जो रूरल पॉपुलेशन है उसकी प्रोग्रेस को, उसकी ग्रोथ को बढ़ाना है। अब इसके रिलेटेड तुमको कहाँ दे रखा है? अमेंड करा गया था आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज C। ठीक है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड करा गया है। एक और जगह करा गया है 43B में, और ये 43B तुम्हारे किस में आता है? 43B तुम्हारे आता है DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ध्यान में रख लेना। ठीक है, पार्ट 4। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के आर्टिकल ध्यान में रखने हैं 243ZH से लेके, ठीक है, 243ZT। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। कौन से पार्ट में दे रखा है ये तुम्हारा? पार्ट नंबर 9B में। किस में दे रखा है? पार्ट 9B में दे रखा है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, फाइनेंस कमीशन। इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 280 में दे रखा है फाइनेंस कमीशन के बारे में।
कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट बॉडी है, ध्यान में रख लेना। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? को रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इवेल्युएट द स्टेट ऑफ फाइनेंस ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। जो भी फाइनेंस एक्सचेंज होता है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सचेंज होता है, वो रेगुलेट करता है यूनियन का और स्टेट का। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, शेयरिंग ऑफ टैक्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो यूनियन और स्टेट के बीच में जो भी टैक्स का शेयरिंग होता है वो कौन रेगुलेट करता है? तुम्हारा फाइनेंस कमीशन। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था? 1951 में। अभी कौन है ध्यान में रख लेना? डॉक्टर अरविंद पानीघरिया, ठीक है, इनका ध्यान में रख लेना अच्छे से। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है, इसके बेसिस पे क्या ऐड करा था? आपका फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, ठीक है, आर्टिकल 21A में, ठीक है। तो आर्टिकल 21A में तुम्हारा ये फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन ऐड करा गया था, ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लेना। ये बेसिक है। चलो, अब यहाँ तक पॉलिटी कंप्लीट होता है। अब पॉलिटी में अगर मैं तुमको और इम्पॉर्टेंट कुछ बताऊँ तो वो होगा तुम्हारा आर्टिकल 131, 268, 256, ठीक है। तो ये जैसे 268 हो गए, ये तुम्हारे टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है, जीएसटी से। जैसे ये वाला जो टॉपिक है तुमको कल का जीके स्पेशल में मिल जाएगा, क्लियर है? हाँ, तो और तुम्हारे कौन से टॉपिक हो गए और तुमको करना है? थोड़ा सुप्रीम कोर्ट अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। जैसे 131 में तुम्हारे जुडिरिक्शन दे रखे हैं, ओरिजिनल जुडिरिक्शन, ठीक है, एपेलेट जुडिरिक्शन, ठीक है, तो इनको अच्छे से ध्यान में रख लेना। दूसरा तुम करोगे रिवाइज पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट कर सकते हो, ठीक है, उसको अच्छे से कर लेना। बाकी स्टेट पीएससीज, ठीक है, यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कल वाली क्लास में ले लिया था, तो नहीं देखी है तो उसको रिवाइज कर लेना कल वाली क्लास से, क्लियर है गाइस? मूव ऑन करते हैं अब साइंस पे, फिजिक्स, ठीक है। सबसे पहला आता है तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा आता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मटीरियल व्हेन इट एब्जॉर्ब द सनलाइट, ठीक है। मेन बात समझते हैं। देखो, यहाँ से सनलाइट आ रही है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, और यहाँ जैसे ही इस मेटल की वॉल से टकराती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का क्या स्टार्ट हो जाता है? इमिशन। अब इतना आसान सवाल आने वाला नहीं है। सवाल क्या आएगा? इधर ध्यान दो। सवाल आएगा तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे वर्क करती है? अगर तुम्हारी जो लाइट, सनलाइट की लाइट रे आ रही है, जैसे ये सनलाइट की लाइट रे आ रही है, इसकी इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ा दूँ तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अपन समझ लेते हैं। फिनोमेना समझ में आ गया, इसको ध्यान में रखना। द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। अब फोटो, ठीक है, फोटो इमिशन इज इंस्टेंटेनियस फिनोमेना, क्लियर है? आप इधर ध्यान दो, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। यहाँ से लाइट रे आ रही है, अगर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ऐसा समझ लो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऐसे धक्के मार के बाहर निकालेगा, ठीक है। अब जितना तेज़ धक्का लगेगा उतना तेज़ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के भागेगा। अब अगर लाइट की इंटेंसिटी कम आ रही है तो इलेक्ट्रॉन भी बहुत धीरे बाहर भागेगा। धीरे जा रहा है मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन धीरे जा रहा है तो कम है, और अगर बहुत तेज़ी से जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो रिपीट हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड आज की शिफ्ट में आया है, वो है तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी तुमको रिक्वायर्ड होती है लाइट रे की इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए, उसको अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो ये इमिट कर देगा। सपोज करो ये लाइट रे आ रही है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट है तो वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन तो इमिट करेगी, साथ में उसको काइनेटिक एनर्जी के साथ इमिट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के बहुत तेज़ भाग जाएगा, क्लियर है? इसको ध्यान में रख लेना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, अभी बताया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का इमिशन किस पे डिपेंड होगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इमिटेड, ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो इसको ध्यान में रख लेना।
दूसरा आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तुम्हारा 2024 में आया था और इंडिया की रैंक कितनी है, 159 है। ठीक है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के बेसिस पे इंडिया की रैंक कितनी है, 10th है। द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बेसिस पे इंडिया की रैंक कितनी है, 96 आउट ऑफ 180। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से ध्यान में रख लेना। अब अगर मैं तुमसे बात करूं तो किसका तुमको ध्यान रखना है कि पब्लिश कौन करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 134 है। कितनी है, 134। इसको कौन पब्लिश करता है, तो इसको पब्लिश करता है यूएनडीपी। कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी। ठीक है, यूनाइटेड यूएनडीपी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर है। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वो है तुम्हारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, इसके बेसिस पे इंडिया की रैंक कितनी है, 129 है। कितनी है, 129 है। और ये कौन पब्लिश करता है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म। कौन पब्लिश करता है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म। क्लियर है, ये पब्लिश करता है, तो इसका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट और किसका तुमको पब्लिशर ध्यान रखना है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश करता है, ध्यान रखना, UNSDSN। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सोल्यूशन नेटवर्क। तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रख लेना। क्लियर है यहाँ तक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बेसिस पे 105th रैंक है। ठीक है, तो और ठीक है, यही सारे तुम्हारे इंपॉर्टेंट है और इनको रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, बेसिक तो यही है। अब टेम्पल्स पे आते हैं। ठीक है, अब टेम्पल्स कौन से मेजर तुम और एक्स्ट्रा कर सकते हो। ठीक है, पहले इसको डिस्कस करते थे। टेम्पल्स ऑफ पट्टाडक्कल, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ध्यान रखना कहाँ पे है, कर्नाटका में है। किसने बिल्ड कराया था, चालुक्य डायनेस्टी ने बिल्ड कराया था 7 से 8 सेंचुरी। ये फ्यूजन है, इंपॉर्टेंट है। फ्यूजन है किसका, नगर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल। ठीक है, नगर आपका नॉर्दर्न स्टाइल होता है और द्रविड़ कौन सा होता है, साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल। ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा टेम्पल है, ये तुम्हारा बृहदेश्वर टेम्पल है। ठीक है, तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल है, तो इसको भी देख जाना, इसको रिवाइज कर जाना। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। छाबार पोर्ट। ठीक है, छाबार पोर्ट ध्यान रखना, ट्रेड विद सेंट्रल एशिया को ग्रो करता है। ठीक है, अब इंडिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होने के लिए यहाँ तो पाकिस्तान पड़ गया, जाने नहीं देगा कुछ भी सामान, तो ये क्या करता है, ये छाबार पोर्ट का यूज़ करता है। ठीक है, ईरान में बना हुआ है तुम्हारा छाबार पोर्ट, तो गुजरात के कांडला पोर्ट से कनेक्टेड है ये छाबार पोर्ट। ठीक है, तो जो भी सारा सेंट्रल एशिया में एक्सपोर्ट करना होता है या वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो इसी वे के थ्रू होता है, क्योंकि एयरवेज तुम्हारा एक्सपेंसिव होता है और इतना ज़्यादा सामान भी कैरी नहीं कर सकता। ठीक है, फर्टिलाइज़र इंपोर्ट विल गेट चीपर। ठीक है, छाबार पोर्ट से चीपर हो जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन कितना है, 550 नॉटिकल माइल्स। ध्यान में रखना, किलोमीटर नहीं है, नॉटिकल माइल्स है। चलो, रीजनेबल इनपुट कॉस्ट एंड डिस्टेंस टू हेल्प कंपनीज। ठीक है, अब क्योंकि ये डिस्टेंस इतना लॉन्ग, सेंट्रल एशिया में तुमको जाने के लिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस लेना पड़ा था, वो शॉर्ट हो गया, तो इसमें कंपनीज़ को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, कॉस्टिंग डिक्रीज़ होगी, जो कॉस्ट होगा वो डिक्रीज़ होगा। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो, अपन डिस्कस कर देंगे इंडिया के अलग अलग पोर्ट्स। देखो, मेजर पोर्ट्स तुम्हारा कौन सा आता है, दीनदयाल पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में है। ठीक है, मरमुंगो पोर्ट, और ठीक है, कौन सा ध्यान रखोगे, ये चेन्नई पोर्ट ध्यान रखना। ठीक है, और एनोर पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है, और कोचिन पोर्ट, हल्दिया पोर्ट भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारे इंडिया के मेजर इंपॉर्टेंट क्या है, पोर्ट्स हैं, इनको अच्छे से मेमोराइज कर लेना। ठीक है, और इधर अगर मैं बात करूँ छाबार पोर्ट से, ठीक है,
और एक दो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उनको भी अच्छे से कर लेना, जो इंटरनेशनल आपका एक्सचेंज कराते हैं। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं तुम्हारे, जो तुमको अलग से रिवाइज करने हैं। हिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो तुमको साउथ इंडियन हिस्ट्री में कौन सा आएगा तुम्हारा, राष्ट्रकूटास, चोलास, ठीक है, पांड्यास, इनको अच्छे से देख जाना। चोला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चोला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लेना, चोला। दूसरा अगर मैं बात करूँ, मिडाइवल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अगर स्टेटमेंट वाइज बन रहे हैं तो यहीं से बन रहे हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बैठ रहे हैं तुम्हारे, ठीक है, तो ज्योग्राफी पे अगर तुम कम फोकस करो तो कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं क्वेश्चन, तुम बजट रिवाइज कर सकते हो। अब बजट रिवाइज से क्या होगा, बजट रिवाइज से अगर करंट का भी क्वेश्चन आता है तो भी तुम ऑप्शन एलिमिनेशन से उसको कर लोगे इजीली, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना। बाकी बायो में मेनली तुम्हारा जेनेटिक्स पे ध्यान दो, ठीक है, जेनेटिक्स वाला सेक्शन है उस पर ध्यान दे लो। और फिज़िक्स में तो केमिस्ट्री तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। देखो अगर रिवाइज़ करी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर अच्छे से रिवाइज़ नहीं है तो तुम केमिस्ट्री को ड्रॉप करके तुम फिज़िक्स को रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है, फिज़िक्स और बायो को रिवाइज़ करो भी, ये दो इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो अपना पॉलिटी है, पॉलिटी की मेजर चीज़ मैंने ले ली है, और तुम पार्लियामेंट रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है, एक तो तुम्हारा हो गया पार्लियामेंट, ठीक है, पार्ट 5। दूसरा इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इनको अच्छे से देख जाना, क्लियर। और बाकी मेजर चीज़ें यहाँ डिस्कस हुई है, जैसे 131 आर्टिकल भी देख जाना, 131A ओरिजिनल जुडिक्शन वाला, 256, 268, क्लियर है, और 268 हो गया, 270 देख लेना, 269A, ठीक है। अगर मैं इन सारे आर्टिकल को लेके बैठता तो ये क्लास तुम्हारी 10-15, मतलब ये मान लो 20 मिनट और आगे शिफ्ट हो जाती, क्लियर है। तो इसको टॉपिक्स को तुम इजीली खुद से रिवाइज कर सकते हो, तो इनको कर लेना, 270, 269A एंड 269, 256, ठीक है, एंड 268, ये आर्टिकल्स तुम्हारा होमवर्क है, खुद से रिवाइज आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी इन आर्टिकल्स को भी अपन लेंगे कल की जीके स्पेशल क्लास में, क्लियर है गाइस। तो इस जीके स्पेशल सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू।